हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं वरुण, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से आय तथा रोजगार का निर्धारण का अध्ययन करेंगे। आय तथा रोजगार का निर्धारण यूनिट से कि एक वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके। ये आय तथा रोजगार निर्धारण की भाग 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम इस यूनिट के उन विषयों का अध्ययन करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में जिनका अध्ययन नहीं किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जिनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेरित निवेश की, फिर बात करेंगे स्वचालित निवेश की। प्रेरित निवेश क्या है? वह निवेश जो लाभ की आशा से किया जाता है। इनकम और इस इन्वेस्टमेंट में, प्रेरित निवेश में एक पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ती है तो प्रेरित निवेश बढ़ता है। आप इस चित्र के द्वारा, जो पहला चित्र है, उसके माध्यम से इसको समझ पा रहे होंगे। स्वचालित निवेश क्या होता है? जो लाभ की प्रेरणा से नहीं किया जाता और इनकम के बढ़ने या घटने का इस निवेश पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसे इंग्लिश में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। चलिए, स्वचालित निवेश और प्रेरित निवेश को समझने के बाद आगे हम बात करते हैं नियोजित बचत और वास्तविक बचत की। नियोजित बचत क्या है? यह वह बचत होती है जो बचत करने वाले लोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। बात करता हूँ वास्तविक बचत की। वास्तविक बचत क्या है? इसमें यह वह बचत है जो अर्थव्यवस्था में वास्तव में पाई जाती है। यह डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार नियोजित निवेश तथा वास्तविक निवेश की। नियोजित निवेश क्या है? यह वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य के पूर्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। वह शब्द फिर आया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं वास्तविक निवेश की। यह वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था में वास्तव में पाया जाता है। यह भी डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेखी समानता की दृष्टि से वास्तविक बचत तथा वास्तविक निवेश बराबर होता है। यह आप इस स्लाइड से देख पा रहे होंगे। सेविंग हैज अकाउंटिंग आइडेंटिटी विद इन्वेस्टमेंट। बचत और निवेश में लेखे की समानता होती है। यह आप यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब मैं आपसे जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वह 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की अधिकतर संभावना रहती है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है निवेश गुणक। निवेश गुणक क्या है? निवेश गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। निवेश गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। अर्थात निवेश में जब परिवर्तन आता है तो आय में गुणक के अनुसार, यानी जितना गुणक होता है उतने गुना वृद्धि या कमी होती है। मैंने आपको बताया वृद्धि या कमी होती है, यानी निवेश के वृद्धि होने से गुणक प्रभाव के कारण आय में जितना निवेश गुणक होगा उतने गुना वृद्धि हो जाएगी। वहीं आय निवेश के कम होने के कारण, निवेश गुणक प्रभाव के कारण आय में उतने गुना कमी भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निवेश गुणक का फॉर्मूला आप इस स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं।
ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ जाता है, बहुत बार आ जाता है। तो गुणक को हम शॉर्ट फॉर्म में के से लिखते हैं, के। और आपको पता है डेल्टा वाई क्या होता है, आय में परिवर्तन। डेल्टा आई क्या होता है, निवेश में परिवर्तन। तो के ज्ञात करने का यानी गुणक ज्ञात करने का जो पहला फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सरल है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये एमपीसी के साथ इसके रिलेशन को दर्शाता है। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अगला है के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। ये के का रिलेशन, ये फॉर्मूला के का रिलेशन एमपीएस के साथ दर्शा रहा है। तो आपने तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब एक क्वेश्चन जिसमें से आने की संभावना कई बार रहती है, वो है रिलेशंस के एमपीसी और एमपीएस का, यानी रिलेशंस बिटवीन के एंड एमपीसी या के एंड एमपीएस, गुणक और एमपीसी का संबंध या एमपीएस या और गुणक का संबंध, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। जनरली ये पूछ लेते हैं कि यदि एमपीसी की वैल्यू इतनी है यानी 0 है तो गुणक की वैल्यू क्या होगी, एमपीसी की वैल्यू 1 है तो गुणक की वैल्यू क्या होगी। आपको वो फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, वो ज़रूर याद रखना है। या एमपीएस के साथ रिलेशन पूछी है तो के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, वो आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए, तो इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ रखी है मैंने। अगर के एमपीसी की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू क्या होगी। देखिए, एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, एमपीसी की वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है 0, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। और एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप बस इस फॉर्मूले को दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए कि वो जो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो आप एमपीसी की वैल्यू पुट करिए, मान लो जो एमपीसी की वैल्यू 0 है तो उस फॉर्मूले में पुट करिए, तो क्या आप ज्ञात कर पाएंगे, के इज इक्वल टू 1/, आप देखिए इसमें हेडिंग के बाद जो फर्स्ट रो है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, एमपीसी की वैल्यू 0 पुट करते हैं उस फॉर्मूला में, तो हम क्या देख पाते हैं कि जब एमपीसी की वैल्यू 0 होती है तो गुणक की जो वैल्यू है वो 1 होती है, यानी एमपीसी की वैल्यू न्यूनतम है तब गुणक की वैल्यू न्यूनतम कितनी होगी, 1 होगी। न्यूनतम गुणक होगा 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक क्वेश्चन यहाँ पे, जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यदि एमपीसी 1 है तब गुणक की वैल्यू कितनी होगी। यदि एमपीसी की वैल्यू 1 है तो गुणक की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। बाकी आप देख पा रहे हैं टेबल में, आप इसको इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसी क्वेश्चन एमपीएस के साथ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुणक जैसे कार्य करता है, गुणक एक दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है। यह आय को निवेश के बढ़ने पर यह आय को उतने गुना बढ़ा देता है जितना निवेश गुणक होता है, और यह निवेश के कम होने पर आय को उतने गुना कम भी कर देता है जितना निवेश गुणक होता है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो इसको मैंने इस एक चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करी है कि निवेश किस गुणक किस प्रकार कार्य करता है। यह अगर ये निवेश में वृद्धि होती है और जो एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग वक्र है, निवेश में वृद्धि होने के कारण या डेल्टा आई के कारण यदि बढ़ जाती है, ऊपर हो जाती है, AD1 हो जाती है, तो क्या होगा कि वो हम ये देख पा रहे हैं कि आय में भी वृद्धि होगी। आय में वृद्धि Q से Q1 तक होगी। जो Q से Q1 तक वृद्धि हुई है ये डेल्टा वाई है, और जो AD से AD1 तक जो वृद्धि हुई है AD में समग्र मांग में, वो डेल्टा आई है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा आई डेल्टा वाई से कम है, यानी निवेश में जितनी वृद्धि हो रही है, आय में निवेश में वृद्धि से अधिक वृद्धि हो रही है। और ऐसा ही आप देख पा रहे हैं, जब अगर निवेश में कमी आती है तो निवेश में कमी आने से क्या होगा कि आय भी उतनी ही कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं पहले E पॉइंट पे थे, और जब C पॉइंट पे अगर शिफ्ट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के नीचे आने के कारण, तो क्या हो रहा है, जो इनकम पहले OQ थी वो अब घटकर OQT हो जाती है। OQ2 होने के बाद जो कितनी कमी आई है इनकम में, QQ2 इनकम में कमी हो गई है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार निवेश
में वृद्धि होने से निवेश गुणक के कारण आय में वृद्धि होती है और निवेश गुणक के कारण ही निवेश के कम होने पर आय में कमी हो जाती है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जो जितना मैंने अब तक बताया उसमें से कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। गुणक का फॉर्मूला क्या होता है? गुणक बराबर है किसके बराबर है? क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई या वाई अपॉन आई। ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। बिल्कुल सही पहचाना आपने, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निवेश गुणक का सही सूत्र क्या है? आपने सूत्र भी देखे थे, याद आ गया होगा आपको, मुझे पता है। पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1/1 माइनस APC, दूसरा है 1/1 माइनस MPC, तीसरा है 1/1 माइनस MPS और डी है 1/1 माइनस APS। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ऑप्शन बी 1/1 माइनस MPC। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। MPC की वैल्यू यदि 1 होगी तो गुणक का मूल्य क्या होगा? तो MPC की वैल्यू 1 होगी तो गुणक का मूल्य क्या होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है इन्फिनिटी, ऑप्शन डी है 2। तो क्या होगा? गुणक की वैल्यू क्या होगी? जब MPC की वैल्यू अधिकतम है यानी 1 है तो गुणक की वैल्यू भी अधिकतम होगी। क्या होगी अधिकतम? इन्फिनिटी होगी। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। इसमें यदि निवेश में कमी आती है तो गुणक कार्य नहीं करता। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यह कथन असत्य है क्योंकि निवेश में कमी आने पर भी गुणक कार्य करता है। यदि निवेश में कमी आएगी तो आय को कम कर देगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। गुणक एक दो धारी तलवार है। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, कथन सत्य है। गुणक एक दो धारी तलवार है। आगे बात करते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। यदि MPC शून्य है तो गुणक की वैल्यू क्या होगी? तो यदि MPC शून्य है तो गुणक डैश होगा। फिर ऑप्शन में आप देख रहे हैं ब्रैकेट में 1 और इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो कौन सा सही है इसमें? यदि MPC शून्य है तो गुणक कितना होगा? 1 होगा। ये सही आपने पकड़ा। यदि MPC शून्य है तो गुणक की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझा, जो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी बनते हैं। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे आपने पिछली वीडियो में भी समझा था कि एक अर्थव्यवस्था में संतुलन जब होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती हैं। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ बराबर होती हैं? क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर पर बराबर होती हैं? जैसा परंपरावादी कहते थे, परंपरावादी और शास्त्री कहा करते थे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर पर बराबर होती हैं। अर्थव्यवस्था में कभी भी अल्प रोजगार या अति रोजगार नहीं पाया जाता, ये परंपरावादी कहते थे। क्या अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अल्प रोजगार के स्तर पर भी बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ये बात किसने कही थी? केन्स ने कही थी। आप जानते हैं कि एक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही इक्वल हों, यह अल्प रोजगार के स्तर पर भी इक्वल हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं। यदि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले बराबर होंगी तो हम उसे कहेंगे अल्प रोजगार संतुलन। यदि वो पूर्ण रोजगार स्तर पर बराबर होंगी तो हम कहेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन। और यदि वो पूर्ण रोजगार संतुलन से आगे अगर कहीं वो इक्वल होंगी, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, तो वहाँ होगा अति पूर्ण रोजगार संतुलन। अब हम इस स्लाइड से समझते हैं। इस चित्र में मैंने आपकी सुविधा के लिए एग्रीगेट सप्लाई के साथ एग्रीगेट डिमांड की जो तीनों स्थितियां मैंने बताई इक्वल होने की, पूर्ण रोजगार संतुलन के स्तर पर, अल्प रोजगार संतुलन के स्तर पर और अति पूर्ण रोजगार के संतुलन के स्तर पर, तीनों को एक साथ दिखाया है आपकी सुविधा के लिए, आपके समझने के लिए। तो आप इसको समझिए।
जो बीच वाली एग्रीगेट डिमांड कर्व है, यहाँ मैंने एग्रीगेट सप्लाई को जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है उसके बाद वर्टिकल दिखाया है। उससे पहले एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ ये एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल हो जाती है। तो ये ई पॉइंट से बैंड हो रही है, किंक हो रही है, इसकी शेप चेंज हो रही है ई पॉइंट पे। यदि एग्रीगेट डिमांड ई पॉइंट पे काटते हुए इसको जा रही है तो पूर्ण रोजगार संतुलन है। यदि ई पॉइंट से ऊपर काटती है तो अति पूर्ण रोजगार संतुलन है। यदि ई पॉइंट से नीचे काटती है तो वो अल्प रोजगार संतुलन है। ये याद रखिएगा, आपको एग्जाम्स में मदद करेगा ये डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि ये इससे नीचे काटेगी तो जो डिमांड है वो जो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक, मतलब जो पूर्ति का जो स्तर है पूर्ण रोजगार के स्तर पर, उस पे जो आवश्यक एग्रीगेट डिमांड है वो उससे कम है। देखिए इस डायग्राम में आपने ये समझा, जब जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे वाली एग्रीगेट डिमांड कर्व है, यह पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए आवश्यक एग्रीगेट डिमांड से कम है। यानी यह स्थिति कौन सी स्थिति है जिसमें जो समग्र मांग है, तो अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक जो पूर्ति का स्तर है उससे कम है, उससे कम पे इक्वल है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के। तो यह स्थिति दर्शाती है अल्प रोजगार को। यानी अर्थव्यवस्था में तो संतुलन है, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर हैं, परंतु जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, इक्वल है, वो एक ऐसी स्थिति है जो आवश्यक पूर्ण रोजगार के लिए जो आवश्यक समग्र मांग है उससे कम है। इस स्थिति को हम न्यून मांग भी कहते हैं। अब न्यून मांग की डेफिनेशन देखिए। न्यून मांग वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक पूर्ति से कम होती है। ठीक है, और ये जो गैप होता है उसका, जो आवश्यक एग्रीगेट डिमांड और जो वर्तमान एग्रीगेट डिमांड है उसका जो गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? अवस्फीति का अंतराल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये आपने समझ लिया होगा इस चित्र में। अब हम बात करते हैं अधिमांग की। अधिमांग कौन सी स्थिति है? जो आपने सबसे ऊपर वाली एग्रीगेट डिमांड देखी थी, वापस देखिए इसको। तो इसमें अधिमांग क्या स्थिति है? वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक पूर्ति का स्तर है उससे अधिक होती है। और ये जो गैप होता है आवश्यक समग्र मांग का स्तर और जो वर्तमान समग्र मांग का स्तर है, उनका जो गैप है उसको हम स्फीतिक अंतराल या इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपने अधिमांग और न्यून मांग दोनों को समझा, और इस चित्र से आपको ये अधिमांग समझ में आई होगी। तो अधिमांग की डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं दोबारा। अधिमांग वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से अधिक होती है, और यह स्फीतिक अंतराल की स्थिति यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग का निर्धारण स्वयं करती है, यह कथन किसका है? तो बताइए। ऑप्शन है, ए है जेबी से का है, बी है एडम स्मिथ, सी है जेएम केंच, डी है एल्फ्रेड मार्शल। सही पहचाना आपने, ये है जेबी से का कथन। पूर्ति अपनी मांग का निर्धारण स्वयं करती है। जैसे मैंने अब जिक्र किया था, परंपरावादी अर्थशास्त्री थे तो वो यह कहते थे कि एक अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, और अर्थव्यवस्था में जितनी पूर्ति है उतनी मांग हो जाती है, और वह स्तर पूर्ण रोजगार का स्तर होता है। यह बात परंपरावादी अर्थशास्त्री कहते थे, और जेबी से एक परंपरावादी अर्थशास्त्री थे। अब अगला क्वेश्चन है, अवस्फीतिक अंतराल होता है, कौन सा होता है? मैंने आपको चित्र दिखाया था, उस चित्र में मैंने आपके लिए 3 एग्रीगेट डिमांड कर्व दिखाई थी एक ही चित्र में। एक एग्रीगेट डिमांड जो एडीएफ जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे काट रही थी, एक एडीयू जो नीचे काट रही थी एडीएफ से, और एक एडीई जो एडीएफ से ऊपर थी। ठीक है, तो अवस्फीतिक अंतराल क्या होता है? कौन सी थी अवस्फीतिक अंतराल की सिचुएशन? जब एग्रीगेट डिमांड कर्व फुल एम्प्लॉयमेंट कर्व से नीचे थी। तो अब देखते हैं क्या होता है अवस्फीतिक अंतराल। ए ऑप्शन है एडीएफ प्लस एडीयू,
बी ऑप्शन है ADF माइनस ADU, सी ऑप्शन है ADF मल्टीप्लाई ADU, डी ऑप्शन है ADF इज इक्वल टू ADU। कौन सा ऑप्शन सही है? सही पहचाना आपने। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है इसका, ADF माइनस ADU, क्योंकि जो ADU है वो ADF से कम होती है। और गैप हमको उसको कैसे ज्ञात कर पाएंगे? उसका ADF जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें से हम जो एग्जिस्टिंग एग्रीगेट डिमांड है जो उससे नीचे है यानी ADU, जब उसको माइनस करते हैं तो वो गैप हमको पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। सफेदी का अंतराल क्या होता है? सफ़ी मैंने आपको बताया, उसमें 3 थे, ADF, ADU और ADE। जो तो सफेदी का अंतराल क्या होता था? जब जो समग्र मांग है, जो आवश्यक स्तर है समग्र मांग का, उससे अधिक होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप देखिए। ए ऑप्शन है ADE प्लस ADF, बी ऑप्शन है ADF माइनस ADE, सी ऑप्शन है ADE माइनस ADF और डी ऑप्शन है ADF इज इक्वल टू ADE। बताइए क्या सही होगा इसमें? आपने सही पकड़ा, इसका सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जो ADE है वो ADF से अधिक थी। और वो कितनी अधिक थी वो कैसे पता चलेगा? ADE में से हम रिक्वायर्ड जो थी ADF वो माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा वो कहाँ पे, वो कितना गैप था। और वो जो गैप था, जो यानी AD एक्सेस थे, वो जो गैप था वो सफेदी अंतराल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। अवसफेदी अंतराल न्यून मांग का माप है। बताइए यह कथन सत्य है या असत्य है? अवसफेदी अंतराल कौन सी स्थिति में पाई जाता है, न्यून मांग में या अधिमांग में? पहले आपने स्लाइड में भी देखा था। यहाँ आप सही समझे हैं, यह कथन सत्य है, क्योंकि जो अवसफेदी अंतराल है वो न्यून मांग का ही माप है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। न्यून मांग तथा अधिक मांग के फलस्वरूप व्यापार चक्रों का जन्म होता है। न्यून मांग तथा अधिक मांग के फलस्वरूप व्यापार चक्रों का जन्म होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यह कथन सत्य है, क्योंकि न्यून मांग और अधिक मांग के कारण ही व्यापार चक्र आते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने वो एक साइक्लिकल कर्व भी देखा होगा, जो एक सीधी कर्व के ऊपर नीचे से जाता रहता है। वो किसके कारण होता है? न्यून मांग और अधिक मांग के कारण। अर्थव्यवस्था में कभी बूम आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, फिर बूम आता है, रिकवरी होती है, फिर बूम आता है, और फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी। तो ये एक साइक्लिकल जो फ्लो है कि इकोनॉमी में बना रहता है। और ये किसके कारण होता है? न्यून मांग और अधिक मांग की स्थितियों के कारण। ठीक है, तो यह कथन सत्य है असत्य है? यह सही समझा आपने। न्यून मांग तथा अधिक मांग के फलस्वरूप ही व्यापार चक्र आते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। पूर्ण रोजगार अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति है। बताइए क्या यह कथन सत्य है असत्य है? पूर्ण रोजगार अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आपको पता है पूर्ण रोजगार स्तर वह होता है जहाँ पे जो लोग भी कार्य करना चाहते हैं वो उनको प्रचलित मजदूरी दर पर जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं उनको कार्य मिल जाता है। यह स्थिति होती है पूर्ण रोजगार की। और अनैच्छिक बेरोजगारी किसे बोलते हैं? जो व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पे काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिलता। तो आप समझ पा रहे होंगे पूर्ण रोजगार में अनैच्छिक बेरोजगारी हो नहीं सकती, पाई नहीं जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अर्थव्यवस्था में न्यून मांग और अधिक मांग की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, चक्रीय उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो हम इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के उपाय में मुख्य रूप से 3 नीतियां हैं: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार नीति। ये विभिन्न जो यूनिट्स हैं इनमें आप इनको पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा उसकी चर्चा ना करके, क्योंकि ये इनसे संबंधित जो डिटेल है आप डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे,
तो अभी फ़िलहाल हम इनको ब्रीफ में समझते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, पहली नीति है राजकोषीय नीति। इसमें मुख्य रूप से दो उपाय हैं, एक सार्वजनिक व्यय जिसे सरकारी व्यय कहते हैं, और एक सार्वजनिक प्राप्तियां, सरकारी प्राप्तियां। दूसरी है मौद्रिक नीति। इसमें उपाय जो हैं वो मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। और फिर है तीसरी विदेशी व्यापार नीति, न्यून मांग को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसमें बेसिकली विदेशी व्यापार नीति में निर्यात और आयात से संबंधित नीतियां होती हैं। तो न्यून मांग की स्थिति में निर्यात आधिक्य पे कार्य किया जाता है और अधिमांग की स्थिति में आयात आधिक्य पे काम किया जाता है। तो ये ब्रीफ मैंने थोड़ा आपको राजकोषीय नीति के बारे में बताया, मौद्रिक नीति के बारे में बताया, विदेशी व्यापार नीति के बारे में बताया, और ये न्यून मांग तथा अधिमांग की स्थितियों को ठीक करने के लिए ये नीतियाँ कार्य करती हैं। आगे बात करते हैं। अब हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस ना रख के सीधे आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है। इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको इनसे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कर पाएंगे। इसके लिए मैंने कोई अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिफाइन करके नहीं रखे हैं, जस्ट आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख दिए हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, जिसको आप तुरंत कर देंगे अगर आपने इसको समझ लिया तो देखिए, मैं आप पहले बता रहा हूँ न्यून मांग को ठीक करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। इससे संबंधित कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है जो आपको ट्रू फॉल्स बतानी हो सकती है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, कोई एमसीक्यू हो सकता है। तो न्यून मांग को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? अपना खर्च बढ़ाना चाहिए, जो सरकारी व्यय है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो सकता है। इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो आपके लिए सरल होगा। न्यून मांग ठीक करनी है तो सरकारी व्यय क्या क्या करना चाहिए? सरकारी व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। दूसरी बात, करों के साथ क्या करना चाहिए? करों को, न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो करों में कमी करनी चाहिए, करों की दरों को कम करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो है केंद्रीय बैंक को सस्ती मुद्रा नीति अपनानी चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। केंद्रीय बैंक सस्ती मौद्रिक नीति कैसे अपनाएगा? कुछ उपाय हैं, जैसे आपने देखे थे जब आपने मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय पढ़े हैं, जो इससे पिछली यूनिट है आपके सिलेबस की, बैंक और मुद्रा तथा बैंक, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तैयार कर रहे होंगे उसमें भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। डिटेल में आप उसमें पढ़ सकते हैं। CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, जो उसमें आपने कुछ बैंक दर, तो उसमें आप उनके संबंधित उसमें आपने कुछ पॉइंट्स अपने पढ़े थे कि सस्ती मुद्रा नीति क्या होती है, महंगी मुद्रा नीति क्या होती है। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि केंद्रीय बैंक को सस्ती मौद्रिक नीति कब अपनानी चाहिए? जब हमको न्यून मांग को ठीक करना हो। ठीक है। ब्याज की दर की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप देख रहे हैं ब्याज की दर। ब्याज की दर में कमी की जानी चाहिए या ब्याज की दर में वृद्धि की जानी चाहिए? बताइए, न्यून मांग की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो न्यून मांग की स्थिति में ब्याज की दर में कमी की जानी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा कर्ज ले सकें और कम सेविंग करें, ज़्यादा कर्ज लें और बाज़ार में मांग बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। मुद्रा की पूर्ति तथा उपलब्धता को बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने से क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी लोगों की जेब में पैसा बढ़ेगा और इससे क्या होगा? लोग अधिक डिमांड करेंगे और जो न्यून मांग की समस्या है उसको ठीक कर पाएंगे। चलिए इसके लिए साख का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा कर्ज ले सकें। इससे क्या होगा? लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, देश के निर्यातों में भी वृद्धि की जानी चाहिए। निर्यातों में वृद्धि क्यों की जानी चाहिए? यदि मान लो घरेलू मांग कम है और हमको देश में न्यून मांग की स्थिति है जिसके कारण रिसेशन की स्थिति पैदा हो गई है, तो हमको क्या करना चाहिए? निर्यातों पर भी कार्य करना चाहिए ताकि विदेशी मांग, यानी जो अन्य देशों से भी जो वस्तुओं की मांग है वो बढ़ जाए और मांग बढ़ने से क्या होगा? जो वो न्यून मांग की स्थिति है उसको हम ठीक कर पाएंगे। यानी हमको निर्यातों पर भी कार्य करना चाहिए, निर्यात बढ़ाने चाहिए। इन सभी पॉइंट्स में हमने तीनों नीतियों को कवर किया है। तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बच्चों इसको ध्यान से आपने जरूर देखा होगा, मेरी अपेक्षा है आपसे।
आगे बात करते हैं, जब अधि मांग हो तो क्या किया जाना चाहिए। अभी हमने बात की जब न्यून मांग हो तो क्या किया जाना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं यदि अधि मांग हो तो क्या किया जाना चाहिए। तो वही सार्वजनिक व्यय की जो बात आ रही थी, न्यून मांग के समय मैंने आपको क्या कहा था, सार्वजनिक व्यय क्या करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। पर अब मैं अधि मांग की जब बात कर रहा हूँ तब सार्वजनिक व्यय के साथ हमको क्या करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय में हमको क्या करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय में कमी करनी चाहिए। अधि मांग कब आती है, जब लोग बाजार में अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, उससे बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ती है। और मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति हैं उन पे उसकी मार पड़ती है, यानी महंगाई की मार पड़ती है, लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, गरीब लोगों के लिए। तो उस स्थिति और जो हमारी करेंसी है उसकी भी क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो अधि मांग है यानी अधिक मांग है जो मार्केट में, उसको कम करना चाहिए। और उसको कम करने के लिए सबसे पहले तो सरकार को प्रयत्न ये करना चाहिए कि वो सार्वजनिक व्यय में क्या करे, कमी करे। उससे क्या होगा, सार्वजनिक व्यय में कमी करने से, क्या होगा कि जो बाजार में जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पहला उपाय हो सकता है। दूसरा है करों में वृद्धि की जानी चाहिए। करों में वृद्धि क्यों की जानी चाहिए, बाजार में अधिक मांग है इसलिए है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है। लिक्विडिटी मतलब लोगों के पास जो तरलता है, धन है, मुद्रा है, वो उसकी पूर्ति अधिक है। तो उसकी पूर्ति लोगों की कम की जाए, मार्केट से कम की जाए, लोगों की जेब से लिक्विडिटी कम की जाए तो कैसे होगा, अगर हम कर बढ़ा दें तो जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, यानी लोग वस्तुओं पे कम खर्च कर पाएंगे क्योंकि करों की मात्रा बढ़ चुकी होगी। तो करों को बढ़ाने से भी हम अधि मांग को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने उसमें बात की थी, केंद्रीय बैंक को सस्ती मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए, किसमें की थी, न्यून मांग में। और अधि मांग में क्या है, उसका उल्टा है, यानी हमको महंगी मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे हमने उसमें बात की थी ब्याज की दर को कम करना चाहिए, या हमने क्या बात करी है, अधि मांग की स्थिति हो तो ब्याज की दर को बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग कर्ज कम लें और मार्केट से डिमांड कम हो सके, और लोग सेविंग पे ज़्यादा फोकस करें। और सेविंग पे फोकस करेंगे, सेविंग करेंगे, बचत करेंगे तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं, जो मुद्रा की पूर्ति तथा उपलब्धता है उसको क्या करना चाहिए, मुद्रा की पूर्ति को कम करना चाहिए। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी और इससे क्या होगा, डिमांड कम होगी। अधि मांग की जो स्थिति है उसको कम ठीक किया जा सकता है, अधि मांग को कम किया जा सकता है। यहाँ पे हमने ये समझा। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने जब न्यून मांग की स्थिति में हमने पढ़ा था कि भाई क्या करने चाहिए, निर्यात बढ़ाने चाहिए, हमने याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि देश में जो आयात हैं उनकी वृद्धि की जानी चाहिए, आयात बढ़ानी चाहिए। आयात बढ़ाने से क्या होगा, कम से कम सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, वस्तुओं की सप्लाई बढ़ने से जो अधि मांग की स्थिति है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है उसके कारण स्फीतिक अंतराल क्रिएट होता है, उस स्फीतिक अंतराल को हम कम कर सकते हैं यदि हम आयात को बढ़ाते हैं, जिससे मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। चलिए, ये आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। और इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, जैसे हमने न्यून मांग की स्थिति में पढ़ा था कि साख का विस्तार करना चाहिए, और यहाँ अधि मांग में हम क्या पढ़ रहे हैं, साख का संकुचन करना चाहिए। तो अगर हम साख का संकुचन करेंगे, साख से आप समझते होंगे, साख से अभिप्राय है जो बैंक कर्ज देते हैं लोगों को, उसका संकुचन करना चाहिए। और अगर वो संकुचन होगा तो उससे क्या होगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि लोग बैंकों से कर्ज ले रहे हैं। अगर वो कम होंगे तो लिक्विडिटी कम होगी और अधि मांग भी कम हो जाएगी, तो अधि मांग को इससे हम ठीक कर पाएंगे। तो बच्चों, आय तथा रोजगार का निर्धारण यूनिट से जो क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन 2 वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है। और मुझे आशा है कि इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जिनमें से जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आने की संभावना है, जो मैंने आपको बताया वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इसकी प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक, और ये जो वीडियो है इसमें आपकी काफ़ी मदद करेगी इस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करने में। तो मुझे आशा है कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी लगन से कर रहे होंगे, और इस आशा के साथ हम विदा लेते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद। एग्ज़ाम्स की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।